राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, क्या कुछ पूरे मामले पर कहना चाहेंगे? और मैं आपसे या सभी पूरे पैनल से गुजारिश ये करूंगी कि कहीं भी हम हिंदू मुस्लिम ये सब शब्दों का प्रयोग ना करें। बताइए आलोक जी, बात रखिए अपनी। देखिए सुकन्या, जैसा कि हमारे दोनों साथियों ने बात कही कि प्रशासनिक फेल्योर है, तो प्रशासनिक फेल्योर है, लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि प्रशासनिक फेल्योर कितने दशक पुराना है भारत में, या कितने सदी पुराना है। ये रामनवमी पर हमला 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 10 दशक या 20 दशक ही पुराना नहीं है, ये इससे भी पुराना है। तो सरकारों को इससे सबक लेना चाहिए कि जब ये कई दशक पुराना है, 100 साल पहले भी रामनवमी पर हमले होते थे, ब्रिटिश सत्ता में भी रामनवमी पर हमले होते थे। तो जब ब्रिटिश सत्ता में रामनवमी में हमले होते थे और उस शासन में भी वो नहीं रोक पाए, तो मर्ज तो बहुत गंभीर है। तो मर्ज का इलाज भी गंभीरता से किया जाना चाहिए था कि उसका इलाज, जैसे आप देखेंगे मर्ज का क्या इलाज है। मान लीजिए मैं अगर उस जिले का डीएम होता तो मैं क्या कर सकता था, आप बताइए। मॉक ड्रिल करने के बाद क्या वो मानते जब कि ये मॉक ड्रिल होगी तो मान गए? जब महीनों से घरों में पत्थर रखे जा रहे हैं, महीनों से पेट्रोल बम बंदूक की वो और शीशियां रखी जा रही है, तो इस तैयारी को कैसे रोके सरकार? ये तो समझना होगा कि जो लोग अपने घर में, मान लो मैं अपने छत में कांच की बोतलें इकट्ठा करूं, तो ये कौन सा गैर कानूनी काम है? फिर मैं उन कांच की बोतलों का दुरुपयोग करूं रामनवमी पर, तो ये अपराध हुआ। अब पुलिस कैसे मॉनिटर करे कि आप कांच की बोतल ना रखो घर में? अरे घर में लेंटर बन रहा है तो गिट्टी ईटा ना रखो। समझना होगा हमें उस गंभीरता को कि ये जो निकलता है बाहर, ये जो पस निकलता है, जो ये निकलता है, हमला होता है, ये चिंतन ज्यादा है। अब क्योंकि उसमें एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर मुझे बोलना है, उस चिंतन को खत्म करना, ये तो परिणाम है रामनवमी पे हमला। ये लॉ एंड ऑर्डर है, आप देख लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को आप चिंतन से जब तक नहीं जोड़ेंगे, ये हमला ही क्यों होता है कि रामनवमी उन्होंने तेज आवाज बोल दी है? क्या रामनवमी पे ही हमला होता है ना? जब ताजिया निकलता है तब हमला क्यों नहीं? क्या ताजिया पे तेज आवाज से नहीं बोला जाता? आलोक जी, सोचना पड़ेगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि कोई भी ऐसी बात ना बोले जिससे किसी भी की भी धार्मिक भावना आहत हो, या जो मामला वहां पर शांत होता दिख रहा है वो मैंने ऐसी कोई ऐसी बात नहीं बोली है। आप हमारे डिबेट में हमेशा आते हैं और हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है। आप अहम पार्ट है बिहार तक की टीम का, जो हमारे गेस्ट है उनमें से एक अहम चेहरा है, पॉपुलर फेस है, और हमें जिम्मेदारी के साथ आज बोलना चाहिए। सर बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब तक ये गंगा जमनी तहजीब रियल में हम न मानने लगेंगे, तब तक ये समस्या रहेगी। हम रियल में कहां मानते गंगा जमनी तहजीब को? या एक वर्ग है जो उसे मानने नहीं देता है। अब वो वर्ग को कौन चिन्हित करेगा? सरकार। सरकार जब उस वर्ग को चिन्हित नहीं करती है, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, हम लॉ एंड ऑर्डर के बहुत हल्का कर देते हैं। सरकार की जिम्मेदारी केवल एक दिन 2 दिन पहले मॉक ड्रिल करके नहीं पूरी होती, इसे वर्षों लगातार आपको काम करना पड़ेगा कि कोई भी नेता ऐसी बयान न दे जो गंगा जमनी तहजीब पर हमला करे। क्या मानते हैं नेता? नहीं मानते। फिर उसके परिणाम ऐसे आपको भोगने, फिर हम तो केवल पुलिस पर कह देते हैं कि पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया, पुलिस ने मॉक ड्रिल नहीं किया। पुलिस नहीं, उस मानसिकता पर हमें हमला करना होगा जिस मानसिकता की वजह से हम छत पे पत्थर रखते हैं। हमें वहां जाकर के रोकना होगा कि छत पे पत्थर ही क्यों रखे जाए जब जुलूस निकल रहा है। ये जगह पर सरकारों को हमला करना होगा। ये शॉर्ट टर्म है मेमोरी कि हम गए पुलिस बल लगा दे, पुलिस ये कर दी, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म सरकारों को काम करना चाहिए कि वो इस तरह से कार्य करें कि गंगा जमनी तहजीब को जो नुकसान पहुंचाए, चाहे राम हो चाहे अब्दुल हो, दोनों के साथ इक्विवेलेंट न्याय होना चाहिए। ये सोचे बगैर कि इससे वोट बैंक में क्या असर पड़े। आप लोग बताइए, 2 दिन हो गए, 2 दिन में एक डिप्टी सीएम का ट्वीट आता है। क्या यही उम्मीद करना हम अपने एक डिप्टी सीएम से उम्मीद करते हैं कि क्यों एक ट्वीट करें? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? सरकार में नीतीश कुमार जी ने जो बल लगाए, केंद्रीय रिजर्व बल, क्या ये अब लगाना चाहिए उन्हें? आप देखिए कि क्या रहे हैं सरकार। सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब मैं इस पे आता हूं।
तो इसमें दो तरीके की रणनीति होनी चाहिए, एक शॉर्ट टर्म जो अभी हमारे पैनलिस्ट में लोगों ने कहा, एक लॉन्ग टर्म जो मैं कहता हूं कि भारत की जो हजारों साल पुरानी कल्चर है साथ में रहने की, वसुधैव कुटुंबकम की, वो जो भी नष्ट करे, राम या अब्दुल दोनों में से कोई, आलोक या अब्दुल दोनों में से कोई, दंड बराबर होना चाहिए, ये देखे बगैर कि किसका मजहब क्या है, किसका धर्म क्या है। जिस दिन हम इसे लागू करेंगे, अब आइए मैं एक बात और कह दूं, आप देखिए दो सरकारें, बंगाल और बिहार की सरकार है, उसने कहीं ना कहीं देरी की प्रशासन से दृढ़ता की, यहाँ भी दंगा हुआ, एक महाराष्ट्र और गुजरात में भी हुआ, लेकिन दोनों दंगों की आंच का आप अंदाजा लगा दीजिए तब किसमें ज्यादा है। दीर्घजीवी दंगे कौन हुए? दंगों में जो पहला दूसरा तीसरा घंटा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम जब एक्सीडेंट होता है रोड में तो 30 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर किसी को 30 मिनट में बहुत अच्छी हेल्प मिल जाए, एम्बुलेंस मिल जाए तो उसका जीवन बच जाता है। इसी तरह दंगे के पहले 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन 3 घंटों में अगर सरकारें एडमिनिस्ट्रेशन को खोल दे खुले हाथ, ये डीएम और एसपी न डरे कि हम ये काम करेंगे तो उसके बाद हमें मिनिस्टर्स क्या कहेंगे, ये दंगे ये तो होंगे नहीं होंगे तो कंट्रोल हो जाए। हम पुलिस प्रशासन की ज्यादा हैक बांध देती हैं सरकारें, उसे सोचना पड़ता है कि हम कैसे एक्शन ले, क्योंकि वो ट्रांसफर के लिए उसको और बहुत सारे ऐसे काम उसके साथ कर दिए जाते हैं जिससे पुलिस डर जाती है या दबाव में आती है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति जिस चाह लेगी सरकारें, उस दिन देश में दंगे हुआ करते थे, ये सुनाई देगा सुकन्या जी, दंगे होते हैं ये नहीं सुनाई देगा। वैसे ही जैसे इस देश में बम फूटा करते थे आतंकवादियों द्वारा, जहां हर पार्क में लिखा होता था कि इसको मत छुइए बम हो सकता है, आज की 10 साल 1 दशक पहले, अब आपको शायद पार्कों में और जगहों पर लिखे हुए नहीं मिलते हैं कि अनजान वस्तु को न छुए, ये बम हो सकता है। बताइए कहीं हो, हमने तो देखे नहीं, बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं। सुकन्या जी आपने अगर देखा तो आप बताइए। तो इसकी ये सरकार की विल पावर, सरकार जो चाहे सुकन्या कर सकती है, ये पूरी की पूरी फेल्योर, इसीलिए तो सरकार कहते हैं। द फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट है, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे बंगाल की सरकार हो और चाहे महाराष्ट्र। नहीं, बिहार सरकार की तरफ से बोला है आरजेडी जेडीयू के नेताओं ने, आलोक जी, पूरे मामले पर कि भाई आईबी का जो है पूरा कंट्रोल तो देश की सरकार के पास है, तो अगर वहां से कोई घटना की सूचना आई थी तो केंद्रीय एजेंसी भी कुछ कर लेती, पूरे मामले पर सक्रिय हो जाती, या केंद्र की जो सरकार है, जो गृह मंत्री है हमारे अमित शाह जी, वो पूरे मामले पर कुछ कर लेते, कह लेते। तो आरोप तो दोनों सरकारों पर लग रहा है। सुकन्या जी क्या दिन आ गए हैं, क्या दिन आ गए इस लोकतंत्र में। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी। पूरा मामला प्री प्लान है आलोक जी, जैसे आप कह रहे हैं कि पूरा मामला प्री प्लान था, पहले से ही लोगों ने पूरी तैयारी रखी थी, तो उस लिहाज से कुछ तो फोन पर लोगों की आपस में बातचीत हुई होगी, और अगर केंद्रीय एजेंसियों को ऐसी किसी बातचीत की सूचना थी तो फिर नोटिफाई करना चाहिए था राज्य सरकार को। देखिए ये जो है बिहार की सरकार नहीं, जो देश की सरकार है, राज्य की सरकार है, मिलजुल कर काम करती है सर। कुछ एजेंसियों की जिम्मेदारी जो है राज्य की सरकार के पास होती है, और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका पूरा कंट्रोल जो है वो केंद्र की सरकार के पास होता है। देखा आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से आईबी की नोटिफिकेशन के बाद किस तरीके से बिहार के बड़े बड़े नेताओं के, छोटी पार्टी के बड़े नेताओं को कैसे वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने लगी। तो अगर उसी आईबी के पास कोई जानकारी पहुंची थी तो फिर बिहार सरकार को भी नोटिफाई करना चाहिए। ये कहना है कुछ आरजेडी के नेताओं का कि कहीं ना कहीं फेलियर जो है केंद्र की तरफ से भी हुआ। चलिए ठीक है आलोक जी, चलिए अमिताभ की बात, चलिए ठीक है, आपको आजादी है एक तरफ हल्का सा झुककर बात रखने की, आप राइट की तरफ थोड़े इंक्लाइन होकर बात रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बैलेंस होना पड़ता है सर। चलिए अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए, अमिताभ जी बोलिए। देखिए सुकन्या जी, 2-3 बातें हैं। पहली वो में जब तक आप वोट ढूंढते रहेंगे, नए शब्दों में कह देता हूँ, दंगों में जब तक आप वोट ढूंढेंगे तब तक दंगे होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। क्योंकि एक कोई भी मतलब चाहे जिसको सूट करता है दंगा, मैं नहीं कहता दंगाइयों को कौन सा धर्म होता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, लेकिन अगर दंगा सूट करता है उससे वोट बढ़ता है। किसको बढ़ता है सब जानते हैं, कोई पार्टी कौन सी खड़ी हुई है कौन सी। देखिए दंगे में एक्शन और रिएक्शन दोनों को फायदा मिलता है, तो केवल एक ही पार्टी को फायदा थोड़ा मिलता है। दंगे में 2 दिन बाद ट्वीट होता है, क्या कहा जाए, क्यों हम लोग आलोचना कर रहे हैं कि 2 दिन तक ट्वीट करना, मतलब आपको क्या करना चाहिए। तो दंगे आप डिप्टी सीएम है,
उस राज्य के दूसरे नंबर के ताकतवर व्यक्ति हैं, सरकार में आपकी वो हैसियत है, सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, आप दंगे में केवल 2 दिन तक ट्वीट नहीं करते? क्यों नहीं करते ट्विटर? 2 ट्वीट करते हैं केवल, आप जाते नहीं, आप मीटिंग नहीं करते, आप कुछ करते ही नहीं है, चुपचाप बैठे हुए दंगा होने दो, बिहार जलने दो, रोम जल रहा था, तीनों बंसी बजा रहा था, और फिर कहोगे दंगे बीजेपी कराती है। आप बात रजनीश तिवारी सर की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो दोषी है, अगर बीजेपी का एससीएम भी दोषी है, एक्स डिप्टी सीएम भी दोषी है, आप प्रमाण दीजिए, जेल भेजिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा कराती है? ठीक, मान लिया, क्या प्रमाण है आपके पास? है तो हमने कई नेताओं का बयान सुने कि जांच जारी है, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी, और जैसे मैटर ये ठंडा हो जाएगा बहुत ही जल करके, उसके बाद क्या होगा कि केवल जांच ही हो जाएगी, तभी प्रमाण नहीं मिलेगा कि बीजेपी का नेता जो है वो पकड़ा गया। बीजेपी कब मिले, जेडीयू कब मिले, आरजेडी कब मिले, कोई नहीं मिले। जो इस दंगे का दोषी है उसे सजा दीजिए, दंगा अभी रुक जाएगा और आगे होगा नहीं। लॉन्ग टर्म तभी है जब आप निर्छेद विवेक से अपराधी को दंड देंगे, ये देखे बगैर। मैंने फिर कहा कि आलोक है कि रज्जाक है? आलोक दोषी है तो आलोक को सजा होनी चाहिए, रज्जाक दोषी है तो रज्जाक को सजा होनी चाहिए। ये थोड़ी ना है कि आलोक दोषी तो आलोक को बचा लो, रज्जाक जेल चला गया, या उल्टा रज्जाक बचा लो, आलोक को जेल भेज दो। जब तक दंगों में सुकन्या धर्म देखा जाएगा, अंग्रेजों ने धर्म देखा था तो भी दंगे होते थे रामनवमी पे। आज भी सरकारें, माफी से कहता हूं कि सरकारें अगर धर्म देखेंगी तो दंगे होते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता सुकन्या, कोई नहीं रोक सकता, दंगे होने से नहीं रोक सकता। और ये सबसे बड़ी नाकामी ये है, अब देखिए भारत की नाकामी, कानपुर में आग लगी, एक थोक मार्केट का 2,500 करोड़ रुपए के कपड़े जल गए और 3 दिन लगे हमें उसे बुझाने में। चाहे दंगे की आग हो चाहे सामान्य आग हो, हमारे पास ना वो सिस्टम ही नहीं है कि हम आग बुझा ही नहीं पाते, ना सामान्य आग बुझा पाते हैं ना दंगों की। क्यों? ना तो हमारे बहुत अच्छी दमकल गाड़ियां हैं, ना हम उतने साइंटिफिकली रिसर्च करते हैं, ना हम बड़ी बड़ी, मतलब 2,500 करोड़ का तिवारी जी कपड़ा जल गया, कितने परिवार बर्बाद हो गए कानपुर में, सिर्फ लापरवाही में। क्या कि वो प्रॉपर उसका इंस्पेक्शन नहीं हो रहा। ये दंगे जो होते हैं क्यों होते हैं? मैंने देखा, बिहार में भी कई डिबेट देखी, आपकी देखी, उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि भाई हुए, आप उसे कंट्रोल कर दो, काम खत्म है। लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते हैं और आप 2 दिन तक क्यों टीच करते हैं 2 दिन बाद, तो फिर आपकी नीयत पर प्रश्न उठता है कि आप दंगे क्या कंट्रोल नहीं करना चाहते, या आप कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों नहीं आपने कंट्रोल किया? दंगे हो गए, मैं मान लिया कि दंगे हो गए, लेकिन दंगे होने के बाद क्या आपको सरकारों को दौरों पे नहीं जाना चाहिए था? क्या सरकार को कार्य उस तरह से नहीं करने चाहिए थे? लेकिन सरकार उस तरह से तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है एक्टिव। अब अगर सरकार नहीं एक्टिव है तो क्या केंद्र सरकार दोषी है? चलिए आलोक जी, आखिरी सवाल आपसे, यादव को अभी अभी बेटी हुई है, तो क्या बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि व्यक्तिगत चीजों में थोड़े उलझे थे इसलिए नहीं पहुंचे, अगर स्थिति सामान्य होती तो जरूर पहुंचते? बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे? आपको इच्छा शक्ति का अभाव लग रहा है? नहीं, मैं एक 30 सेकंड की कहानी सुना देता हूँ सच्ची घटना पर, अगर तो उससे समझ में आ जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे थे, जिरह कर रहे थे। वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री बाद में बड़े भारत के, और उनके पास एक चिट आती है सदन में, ये सच्ची बात है 100%। चिट में जो लिखा था उन्होंने पढ़ा और जेब में डाल दिया, और वो जिरह करते रहे। जब जिरह खत्म हो गई तब उन्होंने जज साहब से कहा कि जज साहब अब मैं जानना चाहता हूं, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो जज साहब ने कहा कि आप बीच में बता देते थे, हम अगली जेब दे देते, पत्नी की मृत्यु इतना बड़ा दुखद समाचार है। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत लॉस है, मैं अपने प्रोफेशन से बेईमानी नहीं कर सकता, उससे मेरे क्लाइंट को नुकसान होता। तो इसलिए व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में अंतर होता है, इसीलिए उसे हम लीजर कहते हैं। इसीलिए वल्लभ भाई पटेल बने। तीसरे यादव को बेटी हुई है, ये उनका व्यक्तिगत है, और हम बहुत खुश है कि उनको बेटी हुई है, हमने भी कई वीडियोस देखे, लेकिन ये व्यक्तिगत लाइफ है उनकी। इससे राज्य के जीवन को अगर प्रभावित करते हैं, प्रभाव डालते हैं, तो मैं तो कम से कम कहता हूं कि भाई वल्लभ भाई पटेल जी से उनको सीखना चाहिए। जी, तो कर ठीक है, तो चलिए इस